जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में कुछ ओरिएंटेशन है, हमारे कुछ गपशप होती है, कुछ प्लानिंग आपके साथ शेयर की जाती है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले भी मुझसे कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, वो सारी तकरीबन सारी चीज़ों के साथ फेमिलियर होंगे। लेकिन ज़ाहिर एक फॉर्मेलिटी होती है क्लास में, अगर एक स्टूडेंट भी ऐसा है जो नया है तो सारा सिस्टम जिस तरीके से मैं चलता हूँ, कोर्स को लेके चलता हूँ, साथ में डिस्कस करना ज़रूरी होता है। तो अगर ये चीज़ें आप इनके साथ फेमिलियर हैं फिर भी चलें, कोई नहीं, चुप करके सुनते जाएँ, ठीक है। इसलिए कि चीज़ें इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है। हमने चूँकि पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स अपना इन्हीं अप्रोच के मुताबिक चलाना है, तो इसको अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी होता है ताकि आप भी मैक्सिमम इस सिस्टम के मुताबिक इसको फॉलो करते हुए चले और मैं भी इसको फॉलो करते हुए चलूँ। हम इस लेक्चर में डिस्कस क्या करेंगे? टीचर ओरिएंटेशन, कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा मेरा, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इसमें हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे। मेथोडोलॉजी ये ख़ास तौर पे अहम है। मेथोडोलॉजी का मतलब हमारा डेली लेक्चर जो है वो किस तरतीब से चलेगा। फिर कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप फिजिकल के स्टूडेंट हैं तो किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं तो कुछ टिप्स आपके साथ कि कैसे आप ऑनलाइन सिस्टम से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन 13 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। आई कैप का मेंबर हूँ, फेलो मेंबर FCA। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन ये ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जेक्ट की नेचर क्या है? लीगल नेचर का मतलब क्या है? याद, इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे होंगे वो लॉ में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। और आपको पता है, अगर मैं आपसे किसी और सब्जेक्ट, जनरल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करूं, जैसे मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स का कोई सब्जेक्ट हो, तो उसमें आपको पता है कि इनके ऊपर कोई ऑथेंटिक मटेरियल या ऑथेंटिक गाइडेंस नहीं है। लेकिन जो लॉ है, इसमें जो कुछ भी हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे वो लॉ की किसी ना किसी बुक में, किसी ना किसी एक्ट में, ऑर्डिनेंस में जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया होगा उसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारा वो जो नॉर्मल थ्योरी का कंसेप्ट होता है ना, कि चलो हमें जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी हो जाए तो कोई बात नहीं चलेगा, और नॉर्मली बाजू का चल भी जाता है। लेकिन ये लॉ का पेपर है, इसमें हम अपनी तरफ से चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। लॉ ने अगर किसी जगह पे 3 चीज़ों की एक्सेप्शन दी है, हम भी वहां पे 3 चीज़ों की एक्सेप्शन को इंक्लूड करेंगे। और लॉ ने किसी जगह की इजाज़त दी है, किसी जगह पे कोई काम करने की इजाज़त दी है, हम भी वहां पे उसको ओके करेंगे। जिस जगह पे इजाज़त नहीं दी वहां पे नॉट ओके करेंगे। यानी हमें चाहे किसी कंसेप्ट की समझ आए या ना आए, हमने फॉलो उसी चीज़ को करना होगा जो लिखा हुआ है। ये बहरहाल हम कोशिश करेंगे कंसेप्ट को समझते हुए कि जो भी कंसेप्ट्स हैं हमारे सिलेबस में, हमें उसकी रीजन, उसकी लॉजिक वगैरह समझ आती रहे। लेकिन बहरहाल किसी जगह पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अजीब सी चीज़ लॉ ने दे दी है, तो हम याद रखें उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे उसको कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि हमें उसको कवर करना पड़ेगा। इसमें हमें या तो चीज़ें ओके हैं या चीज़ें नॉट ओके है। यानी आप जो भी मैटर लॉ में लिख रहे होंगे, लॉ के पेपर में, या तो वो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। ठीक है, हमारी एक अप्रोच होती है कि थ्योरी के पेपर में, जब मैं स्टूडेंट था तो थ्योरी के पेपर के बारे में मेरी अप्रोच ये हुआ करती थी कि नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, यानी जो मर्जी लिखते जाए, ठीक है, वो आपका कोई पेपर चेक कर लेगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन याद रखें CA में और खास तौर पे लॉ के पेपर में अप्रोच होती है इधर राइट और रॉन्ग। यानी आप जो कुछ भी लिखेंगे पेपर में या तो ठीक होगा या गलत होगा, दरमियान की सिचुएशन कोई नहीं है। नॉर्मली थ्योरी के पेपर में, बिजनेस मैनेजमेंट में आपके जेब में कोई एडिशनल पॉइंट्स भी आते जाए, आप लिखते जाते हैं। यहां पे इस तरह नहीं होगा। लॉ ने जो कंसेप्ट बताया है, अगर आप वो कंसेप्ट लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके अलावा कोई भी चीज लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लीगल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो कुछ हमने पढ़ना है लॉ की बुक्स में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली अगर लिखेंगे हमारा आंसर ठीक होगा, उसके अकॉर्डिंगली नहीं लिखेंगे आंसर ठीक नहीं होगा। लेकिन याद रखें, यहां पे एक और चीज एक्सप्लेन कर दूं, इससे मुराद ये नहीं है कि लॉ की वर्ड्स में, लीगल वर्ड्स में जो कुछ लिखा हुआ है हमने एज इट इज वैसा ही लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं लॉ ने जो कंसेप्ट बताया हुआ है, अल्फाज को आप चेंज कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट्स को चेंज नहीं कर सकते। आई कैप ने इस बारे में हमें क्लियर गाइडेंस दी हुई है कि लॉ के पेपर में स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन लॉ के पेपर में वो यही होता है, सर क्या हमें लीगल लैंग्वेज को एज इट इज याद करके लिखना पड़ेगा या अपने अल्फाज में कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसका जवाब आई कैप ये देता है। आई कैप कहता है कि हम रट्टा को प्रमोट नहीं करते, स्टूडेंट अंडरस्टैंड करे कंसेप्ट को, उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद अपने अल्फाज में लिखना चाहे तो लिख सकता है, हम उसको करेक्ट मार्क करेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अपने अल्फाज में लिखते लिखते अपना ही कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दे स्टूडेंट, अपना ही लॉ जो है वो जारी करना शुरू कर दे। ऐसे नहीं होना चाहिए। अल्फाज आपके डिफरेंट हो सकते हैं, कंसेप्ट आपका सेम होना चाहिए, वही कंसेप्ट जो लॉ में लिखा हुआ है। प्री रेक्विजिट्स क्या है? क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा होना लाजमी है? इसमें प्री रेक्विजिट्स नहीं है। ठीक है, आपने
हाँ, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अगर आपने इससे पहले पढ़े होंगे, बल्कि एक सब्जेक्ट जो इससे पहले तो आपको हेल्प हो जाएगी। वो सब्जेक्ट कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग। वो आपने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसका AFC पास किए दिसंबर में, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग एग्जाम्ट है और उसने काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और डायरेक्ट ये पेपर आउट कर लिया। क्लास में कोई ऐसा है स्टूडेंट? एक स्टूडेंट, ठीक है, 2 स्टूडेंट है। चलिए, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये समझ नहीं सकेंगे, समझ ये भी सकेंगे, वरना इधर मैंने लिखा होता प्री रिक्विजिट में ना लिखा होता, बल्कि इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग। लेकिन आपको थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी बाकी स्टूडेंट की निस्बत, ठीक है। जैसे बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो हो सकता है कि कुछ जगहों पे मैं जब वो अल्फाज यूज करूं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज करूं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का वर्ड यूज करूं, तो ये अल्फाज जिन स्टूडेंट्स ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उनको तो ऑलरेडी समझ आ जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अगर अकाउंटिंग नहीं पढ़ी तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बहरहाल इससे पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा होना, कोई खास सब्जेक्ट पढ़ा होना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपको इसका बेनिफिट हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल क्या है इस सब्जेक्ट का? क्या ये सब्जेक्ट इजी है, डिफिकल्ट है या मॉडरेट है? ये सब्जेक्ट मॉडरेट है। असल में ये इजी सब्जेक्ट हो जाता, इजी भी हो सकता था, लेकिन इसमें चूंकि रिटन प्रैक्टिस करनी होती है और खासतौर पे केस स्टडीज की, अगर इस सब्जेक्ट में केस स्टडीज ना होती तो ये इजी होता। केस स्टडीज होने की वजह से थोड़ा सा ये मुश्किल हो गया है, इसको हम इजी की बजाय मॉडरेट लेवल पे ले आए, क्योंकि हमारे अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि FSC वगैरह करके आए हैं। नॉर्मली हमारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, ठीक है। मैंने भी आईकॉम किया है, तो पूरे मैट्रिक में, आईकॉम में कहीं पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते थे, सिर्फ रोटा वाले क्वेश्चन होते थे, हम याद करते थे, क्वेश्चन आता था उसको छाप देते थे। तो यहाँ पे चूंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए उसके प्रीवियस प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कुछ थोड़ा शुरू में टाइम लग जाता है। 3 से 4 हफ्ते आपको केस स्टडी के साथ फेमिलियर होते होते कि केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना। याद रखें, ये स्किल ज्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होती और सीखते सीखते तकरीबन 1 महीने तक का टाइम लगेगा। 1 महीने के बाद आप इस काबिल होंगे कि एग्जाम लेवल की केस स्टडी को आप अटेम्प्ट कर सके। उससे पहले आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नेचुरल होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को पास नहीं कर सकते अगर आप केस स्टडी समझ नहीं आ रही शुरू में, तो इसका यह मतलब नहीं है, बल्कि केस स्टडी आपको थोड़ा सा टाइम लेगी। तो डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करते रहें, डेली तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देते रहें, ICAP का कोई भी पेपर जो है वो 1.5 से 2 घंटे में प्रिपेयर हो सकता है। हाँ, जो काउंटिंग के सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं, ठीक है, वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे डेली आपको मेरी असेसमेंट के मुताबिक टाइम देना चाहिए। पासिंग परसेंट, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पासिंग परसेंटेज। मैं खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था जब मैंने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किए ना। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, जो इसके साथ सीला के साथ जो नॉर्मली दूसरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट स्टूडेंट जोड़ते हैं ना, वो है FR2। अगर आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के पिछले 8-9 अटेम्प्ट्स का स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करें और इस कंपनी लॉ के स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करें, तो आपको एक बड़ी हैरानकुन बात सामने नजर आएगी कि इस पेपर की पासिंग परसेंटेज कम है और जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल FAR2, इसमें पासिंग परसेंटेज ज्यादा है। हालांकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ज्यादा मुश्किल होता है, ये मैं खुद कह रहा हूँ। ये जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ कंपनी लॉ, ये इतना मुश्किल नहीं है। हालांकि मैं अगर चाहता तो आपसे ये भी कह सकता था बड़ा मुश्किल है ये सब्जेक्ट, आपको 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है 3 घंटे कहूंगा तो आप 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो फेयर सिचुएशन है, फेयर स्टेटमेंट आपके साथ, फेयर स्टेटमेंट, क्योंकि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए किस सब्जेक्ट में अंदाजा है कि कितनी मेहनत करना पड़ती है, कौन सा सब्जेक्ट कम मुश्किल है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मुश्किल है। तो कंपनी लॉ की निस्बत FAR2 ज्यादा मुश्किल है। आपको कंपनी लॉ की निस्बत FAR2 अगर आपने रखा हुआ उस पर ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अजीब बात यह है कि ज्यादा मुश्किल होने के बावजूद न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की पासिंग परसेंटेज ज्यादा है और कम मुश्किल होने के बावजूद, निस्बतन आसान होने के बावजूद पासिंग परसेंटेज कम है। इसकी रीजन सिर्फ एक, क्या कि स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के ऊपर टाइम कम लगाते हैं। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट होने की वजह से काउंटिंग फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो काउंटिंग करने बैठते हैं तो कर ही जाते हैं, टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। मेरे अपने साथ इसी तरह होता था, मैं 4-4, 5-5 घंटे बैठा हूं तो बैठा रहता हूँ, कैलकुलेशन करता जब मैं स्टूडेंट था। और थियरी जैसे ही पढ़ता था 15 मिनट के बाद बोर हो जाता था, कभी ध्यान इधर चला जाता था, कभी इधर चला जाता था, कभी मैं कहता था चक्कर लगा के आता हूं, घूम के आता हूं। तो थ्योरी जो है ना, थ्योरी इसको टिक के पढ़ना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, और लिखने का तो बिल्कुल ही दिल नहीं ना करता। अब बंदा कहता है यार याद कर लिया, मैंने याद कर लिया, बस काफी हो गया, लिख वही जो याद किया वही लिखना है ना, तो उससे क्या कोई नई चीज थोड़ी हो जाएगी, वैल्यू ऐड थोड़ी होगी, बस याद कर लिया ये काफी है।
न्यूमेरिकल में जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं बैलेंस शीट टैली होती जाती है, बड़ा मजा, वो ये बैलेंस शीट में सुपर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेचुरल है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट को एक तो ये सब्जेक्ट स्टूडेंट का फेवरेट होता है, ये लेस फेवरेट है, इस पे स्टूडेंट एफर्ट ज्यादा करता है, इस पे कम करता है। आप खुद भी अगर अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लें, सीए में जितनी भी आपने मेहनत की है, आप खुद कैलकुलेट कर ले, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में कितना टाइम लगाया, थ्योरेटिकल में कितना लगाया, आपको वाज़ेह फर्क खुद पता चल जाएगा। किसी और की एग्जांपल की आप अपनी वैल्यूएशन कर ले। इसी वजह से हमें, इस वजह से नहीं है पासिंग परसेंटेज कम की मुश्किल है, इस वजह से स्टूडेंट मेहनत नहीं करता। और केस स्टडी याद रखें, जब तक लिखेंगे नहीं ना, लिखेंगे नहीं, कंफर्म है आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करनी नहीं आएगी, नहीं आएगी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, ये बातें इसलिए स्टार्ट में कर रहा हूं क्योंकि स्टार्ट में करने का फायदा है ना, एंड में आपको ये बातें बताई तो फिर आप खुदा ना लड़ के बाद मैंने आपको बातें बताई कि ये करना है, तो उसमें क्या फायदा। स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर पेपर दिया है, क्वेश्चन सारे आते थे मुझे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है ये नहीं पता चला। केस स्टडी आती थी मुझे इतना पता चल गया था इसमें इस पार्टी का फॉल्ट है और ये काम इस तरीके से होगा, लेकिन उसको लिखना कैसे है ये मुझे समझ नहीं आई, उधर मैं लिख नहीं पाया। तो याद रखें, बड़ा सादा असूल है कि जो हाथ आपका 6 महीने में नहीं ना चला इस सब्जेक्ट में, वो 3 घंटे में भी नहीं चलेगा। आपने अगर 6 महीने में तैयारी ज़बानी कलामी की है ना, कंसेप्ट सिर्फ दिमाग में रखे हैं, उनको हाथ के जरिए से पेज पे नहीं उतारा, तो फिर एग्जाम में भी 3 घंटे में वो कंसेप्ट हाथ के जरिए से पेज पे नहीं उतरेगा, वो सिर्फ आपके माइंड में चलता रहेगा। आपको पता चल जाएगा इसमें यस करना है कि इसमें नो करना, प्रेजेंटेशन क्या करनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये नहीं पता चलेगा। इसीलिए मेरी सजेशन ये है कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को भी टाइम दे, बिल्कुल दें, इस सब्जेक्ट से ज्यादा टाइम दें, मैं खुद भी यही कह रहा हूं, लेकिन जो इस सब्जेक्ट का ड्यू टाइम है ना, वो इसको जरूर दें। आधे घंटे में अगर कंसेप्ट याद हो गया है तो ये ना समझे हक अदा हो गया, बल्कि जो उस कंसेप्ट के नीचे 5 रुपए के क्वेश्चंस हैं उनको भी लिखें। रिटन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे ना, उतना पास होने का चांस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप मेरे से पूछे ना सर रीजन तो और भी बड़ी होंगी, हर दफा एग्जामिनर कमेंट्स आते हैं, एग्जामिनर रीजन ऑफ फेलियर बताता है, आपने भी इकट्ठी करके कुछ लिखी हुई है, हमें बता दी, सारी बातें छोड़ें, 2 अरफी बात बताएं, कौन सी रीजन है सबसे अहम जो स्टूडेंट के फेल होने का बायस बनती है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, तो मैं कहूंगा वो रीजन है रिटन प्रैक्टिस ना करना। रिटन प्रैक्टिस, आपके साथ कभी काउंटिंग के पेपर में ऐसा हुआ कि क्वेश्चन सामने आया है और आपको पता ना चला वो स्टार्ट कहां से करना है? कभी नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, कर करके आपको पता चल जाता है कि मैंने फॉर्मेट क्या बनाना है, शुरू कहां से करना है, एंड कहां से करना। तो यही प्रैक्टिस, जिस तरीके से आप हर टॉपिक, अकाउंटिंग का एक टॉपिक हो ना, उसके बेतहाशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कोई 20, 30, 40 क्वेश्चन, उसी तरह आपने इस सब्जेक्ट के भी जो भी कंसेप्ट कवर किया है उसके रिटन फॉर्म में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करेंगे पास होने का चांस बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करें, जिस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते रहेंगे उसके पास होने का चांस बढ़ता जाएगा, जिस सब्जेक्ट की रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके पास होने का चांस कम होता जाएगा, चाहे वो आसान क्यों ना हो और चाहे ये मुश्किल क्यों ना हो। आगे चलते हैं, पेपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। पेपर हमारे सामने आएगा 100 मार्क्स का, आपको पता है हर पेपर आईकैप का 100 मार्क्स का होता है। और दूसरा, क्या आईकैप के किसी पेपर में कोई ऑप्शनल क्वेश्चन होता है कि 11 में से 10 क्वेश्चन कर लो? कभी नहीं होता। किस वजह से नहीं होता भला? आईकैप चाहता है आप सिलेक्टिव स्टडी ना करें। आईकैप ने अगर आपको 20 क्वेश्चन में से 19 भी कहा ना करो और एक क्वेश्चन ऑप्शनल है, आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ऑप्शनल है, हो सकता है वो इस चैप्टर में से आना, इस चैप्टर को छोड़ देता हूं मैं। आईकैप सिलेक्टिव स्टडी को सबसे ज्यादा डिस्करेज करता है। मेरा पूरे सीए कैरियर का एज स्टूडेंट भी एज टीचर भी जो एक्सपीरियंस है ना, वो ये है कि अगर आईकैप के सिलेबस में 100 कंसेप्ट है ना, और हर कंसेप्ट के 100 लेवल है, 100 लेवल है, तो वो स्टूडेंट जिसने 70 कंसेप्ट किए 100% लेवल पे, 100% डेप्थ पे, कंसेप्ट कितने किए? 70, डेप्थ कितनी? 100%, वो पास हो सकता ना हो पाए। लेकिन जिसने 100% कंसेप्ट किए, डेप्थ 70% है, वो पेपर को पास कर लेगा। यानी आईकैप सिलेबस कवरेज को ज्यादा पसंद करता है। सिलेबस सारा आपने कवर करना है, हाँ, उसके अंदर प्रैक्टिस करते हुए, लाजमी नहीं कि हर चैप्टर में से आप एक एक चीज, एक एक एडजस्टमेंट करें, ठीक है? चैप्टर सारे करने हैं, हर चैप्टर के अंदर 1-2 चीजें रह गई, ये स्टूडेंट पास हो जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट जिसने हर चैप्टर पूरा किया है लेकिन एंड में जाके 2 चैप्टर छोड़ दिए, उसका पास होना मुश्किल है। इसको बड़े आसान अल्फाज में एक दफा उसने एग्जामिनर कमेंट्स में मिसाल दी। उसने कहा एक स्टूडेंट है जिसने 6 क्वेश्चन 50% किए, एक स्टूडेंट है जिसने 3 क्वेश्चन 100% किए। बताइए कौन सा स्टूडेंट पास होता है वाला? पहले वाला।
जो 6 क्वेश्चन 50% तक। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमने सिलेबस कवरेज की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। डेप्थ ऑफ द चैप्टर की तरफ इतना ध्यान वो कम अहम है, ठीक है। मैंने एक दफा CFAP लेवल पे एक सब्जेक्ट तैयार करा था, बड़ी मेहनत की मैंने उस सब्जेक्ट में, लेकिन फेल हो गया। उसकी रीजन पता क्या थी? उसमें एक टॉपिक था, अहम टॉपिक था, उस पर मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। मेरा नहीं ख्याल था उस अटेम्प्ट में मेरे से ज्यादा उस टॉपिक की किसने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन मेरे उस एक टॉपिक पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे दूसरे बहुत से टॉपिक कॉम्प्रोमाइज हो गए और मैं पास नहीं हो सका उस अटेम्प्ट में। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमने सिलेबस कवरेज, सिलेक्टिव स्टडी पूरे CA कैरियर में कभी नहीं करना है। कंसेप्ट सारे पढ़े, हाँ किसी हर कंसेप्ट में थोड़ा बहुत 19-20 है वो चलेगा, लेकिन सिलेक्टिव स्टडी। तो पेपर स्ट्रक्चर हमारा होगा, MCQs आएंगे 15 MCQs होंगे, ठीक है, 15 MCQs होंगे। अच्छा, अब इसमें भी अभी ध्यान में रख लें, हमारे पास एक है ICAP की बुक, उसमें MCQs हैं, एक है पास्ट पेपर्स और कुछ एडिशनल रिसोर्सेज है। प्रैक्टिस हम दोनों जगह से करेंगे। आप ICAP की बुक के MCQs को करके समझ रहे होंगे, बस प्रैक्टिस हो गई। हालांकि अगर आप जब देखें ना, आप अभी रिसेंट अटेम्प्ट में पेपर हुआ, उसकी पेपर उठा के देख ली, ICAP की बुक का MCQ देखिएगा, वो होगा 6 लाइनों का, 4 लाइनों में ऑप्शंस और 2 लाइनों में क्वेश्चन। और पेपर का MCQ उठा के देखें, वो होगा 12, 13, 14 लाइनों का। यानी प्रैक्टिस ICAP आपकी करवाता है हल्की आंच पे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, उसके वो से डबल डिफिकल्टी लेवल डबल होता है। तो याद रखें आप बिल्कुल। तो आपने 15 नंबर के MCQs होंगे, लेकिन सिर्फ बुक के MCQs करके आपने ये नहीं समझना प्रैक्टिस हो गई, बल्कि इसके साथ कुछ एडिशनल MCQs भी आपको दिए जाएंगे, आपने वो भी प्रैक्टिस करने हैं। खासतौर पे पास्ट पेपर्स के तकरीबन 40 मार्क्स का जो पेपर होगा वो थ्योरी बेस्ड होगा और 45% केस स्टडी बेस्ड होगा। थ्योरी बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड में फर्क क्या है? थ्योरी बेस्ड होता है रटा लगाया, आंखें बंद करके ये याद किया, ये कर लिया। केस स्टडी कंसेप्ट बेस्ड, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल से आपको दोनों में फर्क बता रहा हूं। मार्कर 3 कलर के होते हैं, क्लास में मार्कर 3 कलर के होते हैं, कौन कौन से? रेड, ब्लैक, ब्लू। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, मार्कर कितनी किस्म के होते हैं, कितने कलर के होते हैं? आपने 3। अच्छा, ये है रट्टे वाला क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा? ये मार्कर है, बताइए किस कलर का। अब इसमें आप कहें मार्कर 3 तरह के होते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, लिख दिया, मार्क्स देगा? अभी मार्क्स नहीं देगा। इसमें आपने जो अपना नॉलेज हासिल किया हुआ था उसको अप्लाई करना है और रेलिवेंट आंसर देना है। इसके साथ अगर आपने इररेलेवेंट आंसर को जोड़ दिया ना कि मैं तो पूरा कंसेप्ट बता दूं, हालांकि पूछा उसने सिर्फ एक हिस्सा है, आपने कहा मैं तो पूरा कंसेप्ट बता दूं, जो सही होगा खुद ही निकाल लेगा, वो इसके नंबर भी नहीं देगा। इसीलिए केस स्टडी है इसी कंसेप्ट की एप्लीकेशन, इसी कंसेप्ट की एप्लीकेशन। इसको अप्लाई कैसे करना है, और इसका सबसे बड़ा असूल है कि आपने सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स को डिस्कस करना है जो उसने उस केस से रिलेटेड बताए हुए हैं। केस स्टडी का असूल क्या होता है? सिर्फ रेलिवेंट जो उसके है। ये बाहर आगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। कुछ इंस्ट्रक्शन जल्दी से, काम की बातें, इसमें कुछ काम की बातें बहुत अहम है, ठीक है। मैं बोलूंगा जल्दी क्योंकि बातें करने को तो ज्यादा है लेकिन टाइम कम है, लेकिन आपने फोकस करना है जिस चीज को मैं कहूँ ना ज्यादा अहम है, तो आपने समझ लेना है वाकई सच में ज्यादा अहम है। रेगुलर एंड पंक्चुअल रहना है, फिजिकल। ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? फिजिकल। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए पंक्चुअल होना जरूरी नहीं है, वैसे हो तो बेहतर है, रेगुलर हो तो, लेकिन फिजिकल वाले आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। आपके अगर 10 मिनट की क्लास मिस हुई ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको कंपनसेट कर सके। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के पास ऑप्शन होती है, ठीक है। सुबह चलो नहीं ले सका, दोपहर को लेक्चर ले लेगा, दोपहर को नहीं ले सका शाम को ले लेगा, किसी वजह से पूरा दिन निकल गया, अगले दिन 2 लेक्चर ले सकता है। हालांकि यही फ्लेक्सिबिलिटी उसके लिए नुकसान का बायस भी बन जाती है, लेकिन बहरहाल आपके पास तो चांस ही कोई नहीं है। रेगुलर का मतलब क्या? डेली आना है। पंक्चुअल का मतलब क्या? टाइम पे आना, ठीक है। आप एक दिन छुट्टी करें ना, पास होने का चांस आपका 2% कम हो जाता है। हमारे तकरीबन 90 लेक्चर्स होंगे, आपने अगर 45 डेज छुट्टियां की तो आपके पास होने का चांस 0% हो जाएगा, ठीक है ना, पास होने का। हालांकि 45 क्लासेस ली होंगी, लेकिन क्यों भला भाई? अगर 40 मार्क्स आगे 45 आगे तो फेल ही हैं। 1 मार्क 1 नंबर आया पेपर में या 49 नंबर आए, एक बराबर है कि कोई फर्क है? एक बराबर, पास नहीं हो सके, ठीक है। इसीलिए आपने रेगुलर रहना है, छुट्टी नहीं करनी, पंक्चुअल टाइम पे आना, क्लास में अटेंटिव होना है। अटेंटिव का मतलब क्या है? टीचर के ऊपर फोकस करना है। दिमाग में बहुत सी चीजें आ रही होती है, हम इधर क्लास में बैठे होते हैं ना,
देखिए आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी इसी सोसाइटी में, इसी दुनिया में, इसी शहर में रहता हूं, आप भी रहते हैं। पता है हम सबके घरों में कुछ ना कुछ अप डाउन चल रहा होता है, इंसान है ना, जिंदगी है, अप्स डाउन हो रहा है, तो माइंड बाजुकात इधर उधर हो रहा होता है, अच्छा ये चीज ज़हन में आई, ये चीज ज़हन में आई। लेकिन हम इस वक्त क्लास में जब बैठे हैं ना, तो आप प्रैक्टिस करना सीखे, फोकस होके, कि जिस वक्त क्लास में बैठे हैं उस वक्त जहन में किसी चीज को नहीं आने देना, और प्रैक्टिस से आप इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। फोकस होके क्लास में, खास तौर पे फोकस होने के लिए कह रहा हूं। आपको पता है रिसर्च की गई एक दफा, और रिसर्चर ने यह बताया कि इंसान जब कोई काम कर रहा होता है ना, तो उसका ध्यान जहन भटकता है बहुत सी चीजों की वजह से। आप पढ़ रहे हैं, बाहर सड़क से कोई बंदा गुजरा, उसकी आवाज आना शुरू हो गई, घर वालों में से किसी ने कोई टीवी लगा दिया, उसकी आवाज ऊंची कर दी। ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन होती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है मोबाइल। मोबाइल आपका दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट, इससे ज्यादा और कोई चीज आपकी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करती। इसलिए कोशिश करें, मैंने जब ये सुना तो थोड़ा सा मैंने सोचा, तो मुझे ये बात ठीक लगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मोबाइल को अपनी जिंदगी से निकाल दूँ, मिनिमम यूज हो। मुश्किल है क्योंकि बाज़ औक़ात फैमिली मेंबर या दूसरे लोग वो नाराज हो जाते हैं कि अहम काम था, तुम्हें कॉल की तो तुमने उठाई नहीं, तो फायदा तुम्हारे मोबाइल का, या तुम्हारा क्या फायदा। मैं दिल में कहता हूँ भाई मैं तुम्हारी वजह से थोड़ी दुनिया में पैदा हुआ हूँ, तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं। तो कोशिश करें मोबाइल को अपनी जिंदगी से जितना इसका इस्तेमाल कम कर सकते हो करें, ठीक है। और खास तौर पे क्लास में जब आप आ जाएं तो आपने मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना। क्लास में ये मोबाइल सामने अगर पड़ा भी हुआ है ना, तो कुछ भी मैसेज नहीं ना आया, थोड़ी थोड़ी देर बाद ध्यान जरूर जाएगा, कोई मैसेज तो नहीं आया, मैं जरा ऑन करके देख लो, हो सकता है कोई अहम मैसेज आया हो। और बाज़ का आया भी होता है जैज की तरफ से, तो कभी फूड पांडा की तरफ से, तो बंदा कहता है अच्छा देख लो, शायद कोई ऐसी सुपर ऑफर आ गई है कि मेरी जिंदगी बन जाएगी इसकी वजह से, सीए से जान छूटेगी। हाँ, पढ़ के देख लेते हैं। तो मोबाइल जो है इसको कम से कम क्लास में आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। फिर जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चंस करें, ठीक है। मैं हर टॉपिक के साथ आपको टाइम दिया करूंगा, आपसे पूछूंगा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आपने झिझकना नहीं है। देखिए यहाँ पे हम सब सीखने के लिए बैठे हैं, ठीक है। और एक फैमिली की तरह यूं समझे कि हम सारे एक जैसे बहन भाई बैठे हैं, सीख रहे होते हैं, उसी तरह से आप एनवायरनमेंट क्रिएट करें। जो आपके जहन में क्वेश्चन आता है आप बगैर किसी फियर के पूछें। आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि सर क्रिटिसाइज कर देंगे, या हो सकता है मैं सवाल पूछूं इतना बोंगा सवाल होगा कि दूसरे हंसना शुरू हो जाए। नहीं, जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे आप चीजों को सीख नहीं सकते, याद रखें। तो सवाल पूछने से हरगिज ना घबराया करें। और ये सिर्फ क्लास में नहीं, पूरी जिंदगी का असूल बता रहा हूं। जो चीज समझ में नहीं है पूछ ले। हमने भी अपने सीनियर से पूछा है, पूछ पूछ के चीजें इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमें कुछ चीजें पता है और आपको सिखाने के काबिल है। उस तरह आप भी जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस किया करें। वीकली टेस्ट जरूर अटेंड करें। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे से पूछे ना सर एक रीजन बताएं, रीजन तो और भी बड़ी होंगी, एग्जामिनर ने बताई है, आपके तजर्बे में आई है, हमें एक है, तो मैं कहूँगा रिटन प्रैक्टिस ना होना। वीकली टेस्ट में स्टूडेंट क्या एक्सक्यूज देते हैं, सर अभी तैयारी नहीं है, अगर एक हफ्ता और मिल जाना तो बड़ी अच्छी तैयारी हो जाए, फिर टेस्ट दूंगा, अगला टेस्ट पक्का वादा बेहतरीन तैयारी करके दूंगा। वो कभी बेहतरीन तैयारी नहीं होती, सेशन खत्म हो जाता है। तो वीकली साथ साथ देखें, पास होना जरूरी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें हमने कौन सा आपको कोई आपका टेस्ट बड़ा अच्छा हुआ मैं निशाने हाजिर थोड़ी देना, आपको कुछ भी नहीं होना। अगर आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, आप वो भी कर लें, उसमें भी आपकी कोई गलती निकली और आपको पता चल गया, तो आपके लिए इंप्रूवमेंट का चांस है, आप उससे सीख लें। एक क्वेश्चन करने का भी फायदा हो जाएगा। आपकी तैयारी लाजमी नहीं है कि पासिंग लेवल की हो तो फिर आप टेस्ट दें, नहीं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, 20% भी तैयारी है ना आपकी, आप टेस्ट दे दीजिए, कुछ ना कुछ चीज सीखने को मिलेगी। और कुछ ना सही यही पता चल जाएगा कि एग्जाम में जाके जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो ना और ना आता हो तो क्या गुजरती है दिल में, कम से कम ये तो पता चल जाएगा। टेस्ट जरूर दें। फिर इसके बाद जो स्टूडेंट फिजिकल वाले हैं खास तौर पे, वो अपने हॉस्टल को सेलेक्ट करते हुए और रूममेट्स को सेलेक्ट करते हुए बहुत खास तवज्जो दें। ये गलत डिसीजन, चाहे ये बज़ाहिर दिखने में पढ़ाई से रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन बाद कुछ स्टूडेंट आते हैं वो ऐसी ऐसी बातें जाने रोने वाले होते हैं, कहते हैं सर हॉस्टल जो है ना वो सही जगह पे नहीं है, जो रूममेट है ना वो पढ़ने वाला नहीं है, तो तबाह करके रख दी मेरी भी पढ़ाई। तो कोशिश करें ये डिसीजन सही करें। मोबाइल का ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो देख रहे हैं इनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले देखें, बताना मेरा फर्ज है और वो मैं बताऊंगा, अमल करना ना करना आपकी मर्जी है। दिल करे अमल कीजिएगा, दिल ना करे अमल ना कीजिएगा, आपकी मर्जी। लेकिन जो बातें बता रहा हूं लिखी पड़ी बातें हैं, तजर्बे की बातें हैं, बिला वजह नसीहत नहीं कर रहा। आपके पास 2 ऑप्शन हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, 2 ऑप्शन,
या तो आप मोबाइल के ऊपर इन लेक्चर्स को देख सकते हैं या लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर। मोबाइल में फंक्शनैलिटी कम होती है और जैसा मैंने बताया मोबाइल मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है। आप लेक्चर देख रहे होंगे, कभी किसी का मैसेज आ रहा होगा, कभी किसी का मैसेज आ रहा होगा, कभी आप कहेंगे अच्छा ये लफ्ज़ सर ने बोला, मैं जरा इसका गूगल में ट्रांसलेशन देख लूँ। गूगल पे जाएंगे, गूगल से कुछ पता नहीं चलेगा, कब यूट्यूब पे निकल गए, यूट्यूब से कुछ पता नहीं चलेगा, कब फेसबुक पे चले गए, कब व्हाट्सएप पे चले गए, कब विकीपीडिया पे चले गए, कब ब्लैक होल पे रिसर्च करना शुरू कर दी। 2-2.5 घंटे बाद पता चलेगा मैं तो लेक्चर देने के लिए बैठा था, फिर दोबारा वापस चले। ऐसे होता है मेरे साथ ऐसे होता। एक दिन मैंने कोई तकरीबन 40 मिनट, ये कोई 8-10 साल पुरानी बात है, 40 मिनट तक अखबार पढ़ता रहा। फिर उसके बाद अखबार बंद करके ना ऐसी मेरे जहन में आई, मैंने कहा आज मैंने कौन कौन सी खबर पढ़ी है, वो एक खबर भी मेरे जहन में नहीं आई जो मुझे याद हो। तो मैंने कहा यार 40 मिनट का मुझे क्या फायदा हुआ, जो कोई ऐसा चीज नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ। तो उसी तरह जब आप 2 घंटे बैठेंगे ना अपनी तरफ से, लेकिन मोबाइल पे कभी किधर पहुंच जाएगा, कभी किधर, तो 2 घंटे बाद सोचिएगा कि ये मेरे पिछले 2 घंटे हैं, ये मैंने कैसे यूटिलाइज किए, इसमें मैंने क्या सीखा, कुछ भी नहीं सीखा होगा। फेसबुक पे आप जितना मर्जी अच्छा टाइम गुजरता पता नहीं चलता, लेकिन जब घंटा गुजर जाए खुद से पूछा करें इसमें मुझे क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए इन चीजों को छोड़ दें। शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है जैसे नशे की हद तक है, हम तो इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारी गलत फहमी होती है, जिंदा रह लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो हाँ, मैं ये बता रहा था मोबाइल जो है इस पे आप एक तो फंक्शनैलिटी कम है। आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी कॉलेज से ऑनलाइन एजुकेशन ले लें, ये जनरल रूल बता रहा हूँ, सिर्फ अपना नहीं बता रहा, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप जाएं हमेशा कोशिश करें लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप लेक्चर्स लें। स्क्रीन भी बड़ी होती है, वाज़े तौर पे लिखा था क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, और उसमें टेक्नोलॉजी वाइज फंक्शन ज्यादा होते हैं, उसमें ज्यादा ऑप्शंस होती हैं। मे भी मोबाइल पे आपको इतनी ज्यादा ऑप्शन ना मिले। अब टेस्ट सबमिट करना है, मोबाइल पे टेस्ट सबमिट करना, उसको कन्वर्ट करना ज्यादा मुश्किल है। लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर वगैरह है, कन्वर्जन बड़ी आसानी से हो जाती है, सबमिशन भी बड़ी आसानी से हो जाती है। बहरहाल तो बेहतर जनरल रूल क्या है कि मोबाइल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मोबाइल से ज्यादा बेहतर है लैपटॉप या कंप्यूटर। वरना आप मोबाइल के जरिए से एक चीज के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स होती है ना, आपने वो पूरे नहीं किए और फिर आप कह रहे हैं ये तो है बुरी, ऑनलाइन एजुकेशन में तो सर कुछ समझ ही नहीं आता। भैया आपने उसको इस्तेमाल करना सीखा है, आपने ये सीखा कि कैसे उसे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना। स्पीड, रेगुलर स्पीड। अच्छा, ऑनलाइन में एक बड़ा स्टूडेंट समझने का फायदा है क्या, डबल स्पीड करके ना जल्दी लेक्चर हो जाएंगे। एक है स्पीड, एक है कंप्रीहेंशन। आपको अगर मैं एक पेज इंग्लिश का दूंगा ना और आपको कहूंगा 10 मिनट में पढ़ना, आप उसको 10 मिनट में पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ क्या क्या लिखा हुआ है, आप मुझे शायद उसमें 80% जो चीजें मटेरियल है वो बता देंगे। लेकिन अगर वही आप तजर्बा करके देख ले, वही पेज में आपसे कहूंगा ना 5 मिनट में पढ़, 5 मिनट का टाइम है और आप जाहिर आप थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, जो भी ऐसे ही होगा जल्दी। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा ना बताओ कितनी चीजें, आप शायद 40% बताएं। स्पीड और कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। जब आप लेक्चर की स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे ना, लेक्चर तो कवर हो जाएगा लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कंप्रीहेंशन उतनी कम होती जाती है। क्योंकि हमारा माइंड, देखिए ये मैं आपको कोई ये मूवी नहीं चल रही, कोई ड्रामा नहीं चल रहा कि आप सिर्फ टेक लगा के देखते रहें और हक अदा होता रहेगा। ये टेक्निकल एजुकेशन है, इसमें टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं और डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं सीए में। इसमें आपको सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है। मूवी में सिर्फ देखना और सुनना होता है, यहाँ पे एक एक सेंटेंस को समझना भी है और समझने के लिए आपके माइंड को टाइम चाहिए होता है। अगर स्पीड ज्यादा करने से लेक्चर जल्दी कवर हो जाता है और हक अदा हो जाता है तो इसकी स्पीड 10 टाइम कर लें, मुझे क्या एतराज है। लेकिन जैसे स्पीड ज्यादा करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होता जाएगा। फिर वो मैंने देखा, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो टाइम आप स्पीड बढ़ा के सेव करते हैं ना, उससे ज्यादा टाइम फिर ऑनलाइन वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछने में लगाते हैं। तो स्पीड रेगुलर रखें, फ्लेक्सिबिलिटी को मिसयूज, कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी को मिसयूज ना करें कि कभी भी देख सकते हैं लेक्चर्स, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। जब ये बताए कभी भी देख, तो मैं आज भी देख, मैं कल भी देख सकता हूं, मैं परसों देख लूंगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वही जवाब सवाल पूछते होते हैं कि हाँ 3 महीनों में सारा लेक्चर्स कैसे, पेंडिंग लेक्चर्स 90 लेक्चर्स कैसे कवर किए जाएं, 2 महीनों में 80 पेंडिंग लेक्चर्स कैसे कवर किए जाएं, 1 महीने में 60 पेंडिंग लेक्चर्स कितने कवर किए जाएं, क्या 3 महीनों में कोर्सेज ये लेक्चर कवर करना पॉसिबल, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप पहले दिन से ही जैसे फिजिकल, मैंने जितने भी जो स्टूडेंट आते हैं ना उनसे बात को एक्सपीरियंस, हम फीडबैक लेते हैं, वो कहते हैं सर ऑनलाइन एजुकेशन ना ये डबल एजेड वेपन है, इसका जो सबसे ज्यादा फायदा ना, सबसे बड़ा फायदा वही इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो जो स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेटेड है ना, सेल्फ रेगुलेटेड मतलब खुद से जबरदस्ती बैठ सकता है और रोज का रोज लेक्चर पढ़ सकता है, उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम बेहतरीन है। लेकिन जो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, वो रिलैक्स होने का आदी है, वो डेडलाइंस मीट करने की आदत नहीं है, उसको डिले करने की आदत है, उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो कोशिश करें जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं डेली का डेली काम करें
और मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, मोबाइल फ़ोन से दूर रहें। ये मैं इसके ऊपर मेरा कभी कभी दिल करता है पूरा एक लेक्चर जो है ना इस पॉइंट के ऊपर आपको बताऊँ, इसके प्लस माइनस, लेकिन है छोड़े, नहीं कल नहीं करें, खत्म करें। आप कभी ये जो बड़े बिल गेट्स है या दूसरे इनकी हिस्ट्री जरा पढ़े ना, आपको अंदाजा होगा, ये अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखते हैं। ठीक है, 12,000 छोड़े इसको, आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ ये एक अहम चीज़ सर, यूट्यूब पे खासतौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए अहम है। क्या सर, यूट्यूब पे भी लेक्चर पढ़े हुए हैं सर, सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं आया? थोड़ा सा चेंज है सर, पिछले वाले लेक्चर चल जाएंगे? अच्छा चल जाएंगे, मैं खुद ये स्टेटमेंट के बारे में, सिलेबस में चेंज है, कुछ लीगल प्रोविजन चेंज हुई हैं, लेकिन अगर आपको पता है लीगल प्रोविजंस क्या हैं, किस किस जगह पे है, तो सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन याद रखें, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, पूरे सारे जितने भी हमारे प्रोफेशन के टीचर्स हैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑफिशियल सोर्स से लेक्चर लेना ज़्यादा बेहतर है यूट्यूब की निस्बत। अब मैं आगे रीज़न बताने लगा, और मैं कोशिश करूँगा रीज़न बताते हुए न्यूट्रल रहूँ, कहीं आप ये ना समझे सर अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। अगर दुकान की बिक्री बढ़ानी होती ना, तो जिस वक्त सेल का टाइम था उस वक्त ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता। अब तो सबने डिसीजन कर लिया हुआ, जिसने जिस जगह पे स्टूडेंट ने एडमिशन लेना था ले लिया, उधर बैठ गया हुआ। तो मेरे ये शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा है, बल्कि मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो याद रखें, किताब से पढ़ने की निस्बत खुद से किताब से तैयारी करने से बेहतर है कि यूट्यूब से किसी भी टीचर के लेक्चर देख लिए जाए, जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते उसके ज़्यादा बेहतर क्यों भला? सुन लें, ICAP ने सीला में कुछ रिवीजन्स किए हैं, ठीक है, वो रिवीजन ज़्यादा नहीं, समझ 10% के करीब है रिवीजन किए हैं। लेकिन ICAP की एक आदत है कि जब रिवीजन करता है ना, तो रिवीजन को टेस्ट करता है। ये जनरल रूल है, जिस सब्जेक्ट में जो हुआ है ना, वो उस अटेम्प्ट में टेस्ट होने का चांस होता है। ठीक है, तो चांसेस हैं कि रिवीजन चाहे कम हुई है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी रीजन, स्टार्ट में हो सकता है इतनी रिवीजन ना हुई हो, आपको कोई आपने 2-3 अटेम्प्ट्स तो आप लोगों ने दी होंगी ना। आपने कभी नोट किया कि सम टाइम ऐसा होता है कि ड्यूरिंग दी सेशन भी ICAP सिलेबस को रिवाइज कर लेता है, कोई नई चीजें ऐड करवा देता है, सिलेबस को चेंज कर, ऐसे होता है ना। तो याद रखिए, ये हमेशा आपके सर पे तलवार लटकी रहेगी। यूट्यूब लेक्चर पे जब आप जाएंगे, तलवार लटकी क्या कि सिलेबस में कोई रिवीजन तो नहीं आ गई, और सिलेबस में अगर रिवीजन इवन स्टार्ट में नहीं भी आई तो दरमियान में तो कोई रिवीजन नहीं आ गई, और अगर रिवीजन आ गई है तो ICAP का भी फोकस होगा रिवीजन को टेस्ट करने के लिए, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑफिशियल सोर्स के साथ किसी टीचर से, तो आपको पता है कि अब सारी की सारी जिम्मेदारी उस्ताद की है। मेरी तरफ से जितना मर्जी बड़े से बड़े रिवीजन आ जाए, मैं स्कूल से सोया हुआ हूं, क्यों? उस्ताद जाग रहा है, उसको पता है कि रिवीजन मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपने स्टूडेंट को करवानी है। तो एक पीस ऑफ माइंड होता है बड़ा। अगर आप फर्ज कीजिए स्टूडेंट हैं, ऑफिशियल किसी टीचर के साथ अटैच है, तो फिर तो घर जाके स्कूल से सो जाए कि जो भी रिवीजन आएगी टीचर देख लें। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आप ये यूट्यूब का लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी तौर पे किसी, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल इसको कंटिन्यू करें, लेकिन फिर एक काम करें, किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ जुड़ जाएं जो करंटली किसी टीचर से क्लासेस ले रहा है, ताकि सिलेबस में जो ऊंच नीचे जब कभी भी आए आपको पता चल सके, आपका नुकसान ना हो। एक फर्क यह है, जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब के वो आउटडेटेड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कोई अकल मानते हैं सिलेबस में चेंज की वजह से? बाज़ औक़ात एग्जामिनर की स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। जैसे मुझे पता है अकाउंट्स वाला टॉपिक है, उसमें कुछ ये टॉपिक्स हैं, ICAP ने एक चैप्टर में से अगर उसके 4 पार्ट्स हैं, बताइए इस पिछली दफा उसने पार्ट 1 में से क्वेश्चन पूछा, इस दफा पार्ट 1 में से क्वेश्चन पूछेगा क्या? भाई कॉमन सेंस की समझ आती है ना, वो उसने वेरिएशन लानी है। अच्छा, हम टीचर्स को अंदाजा होता है कि पिछली दफा उसने पार्ट 1 में से क्वेश्चन, अब अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो पार्ट 2 या 3 में से पूछेगा। हम अपनी हर सेशन में, हमारे जो टीचर्स होते हैं, हम अपने जो लेक्चर होता है उसको रिफाइन करते हैं, उसको ट्यून अप करते हैं कि पिछली दफा उसने ये पूछ लिया, अब टॉपिक वो भी करवाएंगे लेकिन उसकी प्रैक्टिस कम, जिसका अब टेस्ट होने का चांस ज्यादा, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा। अब अगर आप प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब वाले देख रहे होंगे तो उसमें तो जो ट्यून अप जिस टॉपिक को करवाया हुआ था वो तो निकल गया, अब दूसरे टॉपिक की बारी है, अब आपको वो चीज नहीं मिल सकेगी। फिर इसके बाद पांच पेपर की डिस्कशन यूट्यूब पे जाहिर है, अब जो प्रीवियस अटेम्प्ट हुआ है उसकी डिस्कशन क्या प्रीवियस वाले लेक्चर में होंगी? वो कभी भी नहीं हो। एडिशनल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं, आपके पास यूट्यूब पे जब आप जाते हैं आपके पास मैक्सिमम 2 चीजें होती हैं, मैक्सिमम 2 चीजें क्या? वीडियो लेक्चर और ज्यादा से ज्यादा नोट्स, जो कि अक्सर कंप्लीट नहीं होते। लेकिन क्लास में आप नोट कीजिएगा, आपको 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं इंशाल्लाह 6-7 रिसोर्सेज मिलेंगे, और वो क्या होंगे वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूंगा, अभी नहीं कर रहा। टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं है,
मुझे बताइए क्या मैं जो कुछ आपको समझाऊंगा आपको 100% समझ आ जाएगा कि पूछने की जरूरत पड़ेगी? पूछने की जरूरत पड़ेगी। क्लास में है पूछ सकते हैं, ऑनलाइन के स्टूडेंट है पूछ सकते हैं जवाब मिल, लेकिन अगर यूट्यूब वाले हैं पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। तो फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब को बिल्कुल, भाई कुछ ऐसे होते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। बाजू बात कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं सर पिछले दफा पूरी क्लासेस ली है, ठीक है, पेपर दिया पास नहीं हुआ, अब दोबारा फीस नहीं भर सकते, तो क्या करें? उनके लिए हम खुद बाजू का अनऑफिशियली कह देते हैं अच्छा यार नहीं कर सकते ना तो उधर चले जाओ, लेकिन साथ ही साथ कुछ सजेशन भी देते हैं। मेरा ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बैठे हैं इनको ये बताना भी है कि भाई आपने अगर फीस भरी है ना तो आप बेवकूफ़ नहीं है कि आपके साथ कोई दूसरे स्टूडेंट यूट्यूब से फ्री में लेक्चर देख रहे हैं या 1000, 1500, 2000 में लेक्चर देख रहे हैं और आपने इतनी फीस भर के लेक्चर देख रहे हैं। आप बेवकूफ़ नहीं है, आपको इंशाल्लाह इसके बदले में पूरा पूरा रिटर्न मिलेगा। एक मकसद मेरा ये है चीज शेयर करने का। दूसरा मकसद क्या है कि फर्ज कीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यूट्यूब पे चला गया है, तो कम से कम उसके लिए भी कुछ एडवाइस दे दूं कि वो भी इसके जो रिस्क होते हैं इससे बच सके। अब उसको भी चाहिए कि अगर उसने कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो उसे समझ नहीं आया, वो किससे पूछे? नहीं पूछ सकता, तो उसे क्या चाहिए? कोई ऐसा स्टूडेंट जो करंटली किसी टीचर से पढ़ा है उसके साथ अटैच हो, ताकि उससे पूछता है इस सवाल का जवाब बताओ क्या है, इस सवाल का जवाब बताओ क्या है। लेकिन बहरहाल याद रखें जो उस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो स्टूडेंट जितना ही होगा कमोबेश, वो ज़ाहिर है टीचर के लेवल पे तो नहीं है कि वो उस तरीके से क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर सके। फिर ये चीज सबसे अहम, ये चीज अगर आप मुझे कहें ना इन सब में सबसे ज्यादा अहम चीज, तो मैं ये कहूंगा ये रिवीजन वाली बात ये रिस्की होती है, और दूसरा ये टेस्टिंग वाली बात। आप देखें टीचिंग जो है ना ये 1 वे नहीं होता, ये 2 वे होता है। मेरा सिर्फ समझा देना आपको काफी नहीं है, मुझे ये भी पता चलना चाहिए आपको कितनी समझ आई है, एग्जाम लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं। वो मुझे कैसे पता चलेगा? आपके टेस्ट से। इवन आपको खुद भी नहीं पता कि टॉपिक आपको कितना समझ में आया जब तक कि आप उसका टेस्ट ना दे दें, ठीक है। तो क्लास में किसी भी टीचर के साथ जब आप अटैच होते हैं उसमें तो आप टेस्टिंग एंड फीडबैक आपको मिलता रहता है, लेकिन जब आप इधर उधर दूसरे सोर्सेज की तरफ जाते हैं तो उसमें आपके ना टेस्ट होता है ना फीडबैक होता है ना आपको सजेशंस मिलते हैं, और जाहिर है फिर इलीगल और अनएथिकल तो काम है ही। चलें बहरहाल ये सारी बातें साइड पे, आपने कौन सा अमल करना है इसके ऊपर? जो चलता है दुनिया का सिस्टम है वैसे ही चलता रहना है, लेकिन आपको बताया बहरहाल बताना फर्ज होता है। अगर आप उधर जा भी रहे हैं तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। रिवीजन के ऊपर नजर होनी चाहिए आपकी खुद से, टेस्टिंग फीडबैक क्वेश्चनिंग इसका अरेंजमेंट करके, अगर अरेंजमेंट है तो फिर उस तरफ जाएं, वरना रिस्की है। हाँ अब आप आ रहे हैं मेरे पास, आपने क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसके बदले में क्या सर्विसेज मिल रही हैं, मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। देखिए ये जो हमारी एजुकेशन है ना, अब इसमें चूंकि प्रोफेशनल एजुकेशन है तो आप भी प्रोफेशनल हैं बनने जा रहे हैं, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या सर्विसेज मुझसे मिलेंगी, और मुझे भी बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं आपके साथ क्या कमिट करने जा रहा हूँ और क्या चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करनी है। पुराना सिस्टम जो होता था एजुकेशन का, जैसे टेक्नोलॉजी है ना, मैं ये एग्जांपल दिया करता हूँ, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G। अब 5G का जमाना है, कोई 2G पे लेवल पे काम कर रहा होगा, आप उसे क्या कहेंगे? भाई आजकल ये नहीं चल रहा, ठीक है, आजकल ये नहीं चल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहरी के कंट्रीज में अगर देखें ना तो टीचिंग 5G लेवल पे पहुंच गई है। पाकिस्तान में कोई 2G से भी पुराना लेवल चल रहा है। पाकिस्तान में टीचिंग समझा जाता है क्या? सिर्फ ये चीज कि टीचर आया, पढ़ाया और चला गया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे टीचर है वो अपना कुछ ना कुछ मटेरियल नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर देते हैं ताकि स्टूडेंट की जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन फॉरेन कंट्रीज का अगर आप सिस्टम देखें ना तो टीचिंग इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा बहुत चीजें सीख के ना आपके साथ शेयर करता रहूं और आपको भी उस लेवल पे लेके, ताकि कल कला को आप लोग हैं, आप ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। आप में से कुछ हो सकता है स्टूडेंट ऐसे भी हो जो टीचिंग प्रोफेशन में है, तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप टीचिंग प्रोफेशन में आए तो टिपिकल टीचर ना बने, बल्कि आप टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करें। तो हम अपने इस सिस्टम में कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी को भी ऐड करें। सर्विसेज क्या क्या, यानी क्या चीजें मैं आपके साथ आज कमिट कर रहा हूं। पहली चीज स्मूथ एंड टाइमली सिलेबस कवरेज। स्मूथ का मतलब क्या? पहले दिन जो लेक्चर का बर्डन होगा कंसेप्ट का, आखिरी दिन भी वही होगा इंशाल्लाह। अगर आपने मेरे किसी भी पुराने स्टूडेंट से पूछे या आप में से किसी ने अगर कोई और सब्जेक्ट में से पढ़ा तो उनको अंदाजा होगा 2-3 चीजें हैं। मतलब मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, अप्रोच बता रहा हूं, तारीफ नहीं कर रहा। मेरी कोशिश होती है, एक ये संडे को कभी क्लास ना हो, दूसरा कभी लंबी क्लास ना हो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की, ठीक है। तीसरा एंड पे भागम भाग ना हो कि शुरू का जो 50% टाइम है उसमें 25% सिलेबस कवर किया और एंड में 50% टाइम है 75%, और बात का तो ऐसा होता है हर एक दिन में एक चैप्टर कवर हो रहा होता है। ऐसा मैंने ना कभी किया, ना इंशाल्लाह कभी करूंगा, ठीक है। स्मूथ का मतलब ये, और टाइमली का मतलब क्या है? ये भी नहीं कि हफ्ते बाद पेपर है और आपको भी मैंने बुलाया हुआ है, 1 महीना पहले आपको फ्री कर दिया जाएगा। और इसमें तो सीला में तो वैसे ही सिलेबस कम है, इसमें तो इसमें बड़ी मुश्किल खींच के आपको जो है ना वो 30 जुलाई तक लेके जाऊंगा, वरना आपका सिलेबस 15 जुलाई तक खत्म हो जाएगा।
15 नहीं 15 को नहीं करना, वरना दूसरे टीचर वो माइंड करते हैं, वो कहते हैं स्टूडेंट फिर छुट्टी करना शुरू हो जाते हैं दूसरी क्लासेस से भी, वो अपने गाँव में निकल जाते हैं, घरों में निकल जाते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर खींच खोज के मैं ज़बरदस्ती 30 जुलाई तक मुझे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन 30 जुलाई को आप आ रहेगा मेरी तरफ से। इसमें चूंकि अब मैंने आपको बताया पेपर में केस स्टडीज भी आएंगी, तो हम क्लास के लेक्चर के दौरान में भी केस स्टडी डिस्कस कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैंने आपको कंसेप्ट बताया, याद करवा दिया और केस स्टडी आपके ऊपर छोड़ दी कि आप खुद ही करते रहे, नहीं। सारी केस, एक तो एग्जाम्पल्स क्लास में कंसेप्ट समझाते हुए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर क्लास के अंदर ही हम पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे। हर कंसेप्ट के साथ पास्ट पेपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और पास्ट पेपर को भी इस तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे कि हाँ भाई पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर ये, आप उधर घूमे मैं इधर घूमे, नहीं। बल्कि प्रोजेक्टर होगा, सामने क्वेश्चन होगा, आपका भी पूरा फोकस सामने होगा, मेरा भी फोकस क्वेश्चन के ऊपर, और एक एक लफ्ज के साथ मैं आपको उसका मतलब और उसकी क्वेश्चन में क्या इंप्लीकेशन है वो बता रहा हूँ। फिर ये 3 चीजें, ये टेक्नोलॉजी का, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं, और ये करके दिखाऊंगा आपको, ये चीजें समझाना जरूरी है। हाँ एक चीज बता देता हूं आपको, माइंड मैप्स। माइंड मैप क्या है? माइंड मैप है बेसिकली 1 पेज समरी। आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, देखें आपके पास बुक में सारे कंसेप्ट्स मौजूद होंगे जो मैं करवाऊंगा, लेकिन आप स्टूडेंट कहते हैं सर बुक में हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद करना मुश्किल है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए रटा लगाना मुश्किल होता है, वो कहते हैं सर हम थोड़ा बहुत रटा तो लगा लेते हैं लेकिन पूरा पूरा सफ़ा जो है वो एक दिन में वो याद नहीं होता। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि उस आज के लेक्चर में से जो सबसे ज़्यादा काम की बातें हैं उनको निकाल के एक डायग्राम की शक्ल कह लें दे दी और आपके सामने रख दिया कि आपने याद इसमें से कर लेना है, इसमें सिर्फ टू दी पॉइंट होगी। जैसे होता है ना एग्जाम में, आपने सुना होगा हेडिंग सिर्फ पता चल जाए ना, आगे मैं खुद लिख लूंगा क्या लिखना। और अगर बुक की रीडिंग की हो ना तो सच में ऐसा ही होता है कि हेडिंग धक्का लग जाए ना हेडिंग का, तो बाकी बंदे को याद आ जाता है अच्छा इसके अंदर ये एक्सप्लेन करना था। तो मैं माइंड मैप में आपको, किताब के अंदर तो पूरी चीजें होंगी, हेडिंग भी होगी, एक्सप्लेनेशन भी होगी, लेकिन माइंड मैप्स में सिर्फ हेडिंग्स हुआ करेंगी। अगर आप सिर्फ माइंड मैप ये वाला पेज हर लेक्चर के बाद सिर्फ ये पेज याद कर लेना तो आपको किताब में से कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ रीडिंग कर लें क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो किताब में है, लेकिन ये याद कर लें। और खास तौर पे आखिरी दिन आप किताब को करेंगे बंद, सिर्फ ये जो माइंड मैप्स होंगे इनको एक नजर देखते जाएंगे, ठीक है। ये बहरहाल इनको कैसे यूज करना है फर्दर हम डिस्कशन बाद में डिफरेंट करते रहेंगे। मेंटीमीटर है, ब्रेनस्केप है, ये बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। मेजर रीजन ऑफ फेलियर की मेजर सबसे बड़ी रीजन क्या बताइए? हाँ, एक मोबाइल और दूसरा रिटन प्रैक्टिस ना करना, लैक ऑफ रिटन, यानी काउंटिंग की तरह। रिटन प्रैक्टिस मैंने आपको रिजल्ट आपके सामने रखा है। प्रैक्टिस ऐसी चीज है मुश्किल सब्जेक्ट को भी पास करवा देती है और प्रैक्टिस ना करे तो आसान में भी फेल करवा देती है। ये प्रैक्टिस है जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का रिजल्ट 40% में लेके गई है, और ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है जो थ्योरी का रिजल्ट भी 25% में लेके गई है। तो प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है, प्रैक्टिस ना करना। अब देखा कंसेप्ट गलत समझे ना, प्रैक्टिस नहीं करना ये रीजन है फेलियर की, ये एडवाइस नहीं है। ये समझाता कंसेप्ट कुछ और नॉट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ना समझना। अच्छा मुझे बताइए, अकाउंटिंग का पेपर है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, गैस करिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? शाबाश, हाँ बिल्कुल, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाओ। ऐसे ही होता है नॉर्मल, लेकिन थ्योरी के पेपर में आप रिक्वायरमेंट को कभी गैस नहीं कर सकते फैक्ट से। न्यूमेरिकल के पेपर में गिवन इंफॉर्मेशन से आप रिक्वायरमेंट को गैस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट क्या होगी, और वही होती है नॉर्मली। मुझे भी पता है कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या दिया होता है, उसमें रेक्टिफिकेशन का एरर का क्वेश्चन आता है तो उसमें इंफॉर्मेशन किस तरीके से आती है, बीआरएस का क्वेश्चन आता है इंफॉर्मेशन किस तरीके से आती है। मैंने भी पेपर दिया, मुझे भी पता है। लेकिन थ्योरी के पेपर में याद रखे एक ही इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी का सीईओ है, उसके साथ ये एक ही फैक्ट्स होंगे, वो 3-4 टॉपिक्स में डिस्कस हो रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट हो सकता है चैप्टर 2 की हो सकता है चैप्टर 6 की हो सकता है चैप्टर 11 की हो। स्टूडेंट क्या समझते हैं, उसी तरह जिस तरह काउंटिंग में आदत बनी होती है ना, ज्यादा काउंटिंग की होती है, इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरह का क्वेश्चन होता है ना जब, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है। उसी तरह थ्योरी भी पढ़े होते हैं, अच्छा इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो हमने उस क्वेश्चन में पढ़ी थी तो रिक्वायरमेंट भी वही होगी। हालांकि रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, रिक्वायरमेंट, और बाज़ बात ऐसा भी होता है रिक्वायरमेंट को घुमाता भी है, रिक्वायरमेंट को घुमाता भी है। जैसे हमारा एक टॉपिक है उसमें ये बताता है कि पहला डायरेक्टर है तो अपॉइंटमेंट ये करेगा, दूसरा डायरेक्टर है तो अपॉइंटमेंट ये करेगा, तीसरा डायरेक्टर है अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल ये करेगा, तीसरा केस है तो स्टूडेंट ने इसी तरह याद किया होता है। क्वेश्चन में पूछ कैसे लगता है कि ये वाला बंदा, ये वाली अथॉरिटी किस तरह के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करेगा, यानी समझ रहे हैं, सिखाया सीधी लाइन,
और पूछा उल्टा आगे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट कहता है अच्छा ये तो हमने पढ़ा हुआ है, पॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, तो जैसा याद किया हुआ था एज इट इज छाप देते हैं। हालांकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से आंसर को चेंज करना होता है। ये आप गलतियां करेंगे, ये भी तो ज़बानी कलामी बता रहा हूं ना, कुछ चीजें आपको समझ आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा आपसे पूछा गलती, तो फिर आपको बताऊंगा ये वो चीज थी जो मैंने ओरिएंटेशन में आपको बताई थी, नॉट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया, या आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ कि 6 महीने बड़ी अच्छी तैयारी की, पेपर अच्छा नहीं हुआ, पास नहीं हो सके? ऐसा शायद कभी ऐसा भी हुआ हो कि 6 महीने सब्जेक्ट की इतनी ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं की, पेपर बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है, पास हो गए। ऐसे भी इसका मतलब ये हुआ 6 महीने की तैयारी एक तरफ होती है और 3 घंटे का जो पेपर की परफॉर्मेंस है वो एक तरफ है। 3 घंटे पेपर की परफॉर्मेंस ज्यादा अहम है 6 महीने। एग्री करते हैं इससे? अब अगली बात सुने, ये तो आपको बहुत से टीचर ने बताई होगी, अगली बात सुने। 3 घंटे की पेपर परफॉर्मेंस एक तरफ और वो जो 2 मिनट आप रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं वो एक तरफ। वो रिक्वायरमेंट के 2 मिनट ना, जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 20 मिनट लगाते हैं, वो रिक्वायरमेंट पढ़ने के 2 मिनट उससे ज्यादा अहम है। रिक्वायरमेंट में अगर आपने गलती कर दी ना तो फिर जो मर्जी लिखते रहे सारा गलत है, और रिक्वायरमेंट अगर आपने सही इंटरप्रेट कर ली ना तो फिर चाहे आधा क्वेश्चन भी कर लिया आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट पे खास तौर पे थ्योरी के पेपर में, न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट नहीं, आपको पता है स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन थ्योरी के पेपर किसी भी पेपर में रिक्वायरमेंट्स में बड़ी वेरिएशन आती है, स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अभी घर जाके देख लें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक है, रिक्वायरमेंट्स 50 सवाल निकालें, रिक्वायरमेंट्स मैच करें, 45 क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट एक जैसी होगी। लेकिन थ्योरी के पेपर में उस चैप्टर से रिलेटेड पास पेपर के क्वेश्चन निकाल लें, आपको हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दूसरे से डिफरेंट मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट होती है, छाप दो। वो इस चीज का फायदा उठाता है, एक एक लफ्ज से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके आगे चल रहा हूं। व्हाट विल यू डू टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट? एक क्वेश्चन है, पढ़ेंगे, वर्क हार्ड, टेस्ट देंगे, रोज पढ़ना है, क्लासेस लेनी है। अच्छा, अब सुने, ये था क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब सुने, व्हाट विल यू डू ऑन बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। फर्क आ गया, देखे, टू और ऑन एक लफ्ज का फर्क है, नोट कीजिए, एक लफ्ज, लेकिन बिल्कुल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। पहले वो जिंदगी के और हिस्से की तरफ लेके जा रहा था, अब किसी और हिस्से। इसी तरह रिक्वायरमेंट में घुमाता है, एक दो लफ्ज चेंज करता है, पहले कंसेप्ट कुछ और होता है, वो लफ्ज चेंज होते हैं, कंसेप्ट कुछ और। स्टूडेंट बेचारा इतना मासूम, उसको पता ही नहीं चलता कि वो पूछ क्या रहा है, ये टू पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। तो ये रिक्वायर सिलेक्टिव स्टडी, ये तो आई कैप इसको तो नहीं छोड़ता कभी। आप एक चैप्टर दूर की बात है, चैप्टर के अंदर एक कंसेप्ट अगर छोड़ के जाएंगे ना, आपका एग्जाम में कम से कम 1-2 नंबर का पेपर लाजमी छूटेगा। आजमा के देख ले। आप अक्सर कभी ये सोचते होंगे, यार यही तो छोड़ के गया था, यही सामने आ गया। वो इत्तेफाक नहीं होता, वो एग्जामिनर ने बड़ी कैलकुलेशन की होती है। आपका क्या ख्याल है, जो इन्होंने टॉपिक छोड़ा वो इन्होंने छोड़ा होगा, उन्होंने नहीं छोड़ा होगा, वो भी सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं ना। अब ये तो नहीं है कि ये मनोसलवा खा के बैठे हैं, ये गधे का गोश्त खा के बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये इनका माइंड बहुत ज्यादा चलता है, और ये बेचारे नहीं, सारे तकरीबन जो चीज इनके लिए मुश्किल है वो इनके लिए भी मुश्किल होगी, जो इन्होंने चीज छोड़ी वो इन्होंने भी। एग्जामिनर बड़ी कैलकुलेशन कर रहा होता है, आपके एक एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन की होती है एग्जामिनर ने। कभी एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े, आपको पता चलेगा, एक एक क्वेश्चन के बारे में बताता है, इस क्वेश्चन में क्या गलतियां की, इसमें पासिंग परसेंटेज क्या थी, ये क्वेश्चन कितने % स्टूडेंट ने ओमिट किया। तो जो क्वेश्चन स्टूडेंट ओमिट करते हैं एग्जामिनर को पता चल जाता है इन्होंने सिलेक्टिव स्टडी की है, कहता है अच्छा अगली दफा इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा दोबारा। तो सिलेक्टिव स्टडी हरगिज नहीं करनी, हरगिज नहीं करनी, वरना कोई ना कोई आपका लाजमी क्वेश्चन। एब्सेंटीज्म, वो मैंने बात बता दी आपको, छुट्टियां नहीं करनी आपने, मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना, हाँ, दूसरों के सवाल को सुनना है। इन भाईजान ने जो सवाल पूछा, क्या उनका इनसे कोई ताल्लुक है ताल्लुक है, ये भी उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो इन्होंने पढ़ना है, तो दूसरे के सवाल को सुना करें। वीकली टेस्ट बेटा, हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पास, इतनी एफर्ट रिक्वायर्ड है जो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 2 घंटे डेली पढ़ना, 2 घंटे, आपके ऊपर तो इतनी जिम्मेदारियां, 2 घंटे कहां से निकालेंगे। होम असाइनमेंट्स डेली आपने अटेम्प्ट करनी है रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में ज़बानी कलामी करेंगे, और आप करेंगे ज़बानी कलामी, आप कहेंगे सर समझ आ गई थी, समझ आ गई थी, नहीं प्रैक्टिस हो पाएगी सफिशिएंट।
संडे को, हर संडे को जो कुछ पढ़ा सारे का सारा रिवाइज करना है आपने। स्टडी मटेरियल क्या है? दो ऑप्शंस हैं, एक आईकैप का स्टडी टेक्स्ट है, दूसरा हमारी बुक। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट कर लें, दोनों नहीं करने। दोनों करेंगे आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, फायदा कोई नहीं होगा। मैं ये नहीं कर रहा आईकैप के बुक में जो चीजें बिल्कुल ठीक है, और हमने बेसिकली जो बुक बनाते हैं वो आईकैप की बुक को सामने रख के बनाते हैं कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो, ना एक चीज ज्यादा ना एक चीज कम। जो कंसेप्ट आईकैप ने बताया वो सारे के सारे डिस्कस हो, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश बस इसमें ये फर्क होगा, कंसेप्ट सारे इधर भी ठीक, इधर भी वही, इधर भी हुई। ये सिर्फ थोड़ा सा हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अरेंज किया होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से हमने मटेरियल को डिजाइन किया होता है, और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में। कोर्स कंप्लीट कब होगा? 30 जुलाई को। 30 जुलाई को बमुश्किल मैं कर पाऊंगा कंप्लीट, बमुश्किल, हाँ, क्योंकि अगर मैंने बमुश्किल ना किया तो उससे पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से 30 जुलाई तक इसको लेके जाऊंगा। हाँ, फिर के बाद लेक्चर प्लान डेली बेसिस के ऊपर मैं आऊंगा। अच्छा, ये अहम चीज को सुन लें, क्योंकि आगे हमने सारे लेक्चर इसी प्लान के मुताबिक करना है। हर रोज मैं आऊंगा, आपको रिटर्न फॉर्म में इसी तरह माइंड मैप मिल जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा आज लेक्चर नंबर कौन सा है, इसमें कंसेप्ट कौन कौन से डिस्कस करने हैं, बुक में इसका रेफरेंस क्या है, आईकैप की बुक का रेफरेंस भी होगा, हमारी बुक का रेफरेंस भी होगा। जिसने जिधर से यूज करना है करें, कोई रोक टोक नहीं, दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, दोनों नहीं करनी, लेकिन जो मर्जी करें, ठीक है। होम असाइनमेंट भी लिखी होगी, देखिए आज होम असाइनमेंट तो ना लिखी होगी, नहीं आज नहीं लिखी हुई, आज सीखा ही नहीं कुछ हमने, लॉ सिलेबस में से कोई चीज नहीं सीखी, वरना इसमें से बहुत सी। आप और कुछ भी ना करें, सिर्फ मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम कर देना, आपकी पूरी जिंदगी की प्रोडक्टिविटी 50% से ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये बात मैंने, अब आपको मजाक में बात लगेगी, ये मोबाइल फोन वाली बात मैंने 80,000 रुपए का कोर्स खरीदा था, उसमें उस बंदे ने बताई मुझे, उसने पैसे देके जो चीज सीखी हो ना वो याद रह ही जाती है, रह जाती है। ये एक चीज जो आपको फ्री में बता रहा हूँ, आप कह रहे होंगे नहीं सर ये तो हमारे घर वाले भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, आप भी कहिए, हमें क्या, हमें पता है कितनी अहम चीज है, आपको थोड़ी पता है। आपको माइंड मैप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये माइंड मैप ग्राफ, यानी पूरा लेक्चर की समझ। आपको अगर लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं ना आया, लेकिन ये पढ़ के समझ आ गया क्या लिखा हुआ है, तो लेक्चर पार, ठीक है। लेक्चर में तो आपका बहुत सी एक्सप्लेनेटरी मटेरियल भी होता है, इसमें सिर्फ की पॉइंट्स होंगे माइंड मैप से, काम की चीज है। ये मैं कोशिश करूंगा हर लेक्चर की आपको प्रोवाइड करूं, हर लेक्चर की, हर चैप्टर की नहीं, हर लेक्चर की, ठीक है। असल में ना होता पता क्या था, प्रॉब्लम ये होती थी जब ये सारा लिखा था, मैं इधर बोल रहा होता था, स्टूडेंट लिख रहा होता था, हर लेक्चर में इसी तरह होता था, हम इधर की पॉइंट्स लिखाते थे, स्टूडेंट लिख रहे होते। तो जब कभी आप मल्टीटास्किंग करते हैं ना, आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, आप आधा सुन रहे होते थे, आधा लिख रहे होते थे। मैंने कहा ये क्या टेंशन है, मैं बोल रहा होता हूँ कलब कलब के, स्टूडेंट नीचे इधर ध्यान, उसको पता नहीं मैंने क्या कहा। तो फिर मैंने कहा अच्छा, जिस स्टूडेंट ने जो कुछ लिखना होता है ना, उसको पहले से लिख के उसके सामने रख दो, उसको टेंशन ना हो कि मैंने चीज वो पूरी, तो अब फायदा क्या होगा वाला इसका, आपकी पूरी तरफ होगी। आप में से शायद ही कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने एक दो लाइनें लिखी हो, कोई बहुत अहम बात आई तो आपने लिख ली, वरना आप सिर्फ सुनते, तो आपका फोकस टीचर की तरफ बढ़ जाता है। तो ये माइंड मैप वगैरह दे के ना, लेक्चर में जो कुछ पढ़ा रहा हूँ की पॉइंट रिटर्न फॉर्म में आपको देके, मैंने आपके लिए नहीं अपने लिए आसानी की है। अब आप सारी तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे और मेरी एक एक बात को सुनेंगे। कोई बहुत अहम बात हो उसको लिख ले, वरना आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप पूरे लेक्चर में कुछ भी नहीं ना लिखते, सिर्फ ये सामने रख के सुनते रहते हैं, तो आपका लेक्चर पार है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आगे चलें। फिर इसके बाद फिर माइंड मैप डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जिसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी होगी, इसके अब ये देखें, होम असाइनमेंट मैं हो सकता है डेली बेस पे आपको ना बताऊं, लेकिन अगर माइंड मैप के ऊपर होम असाइनमेंट लिखी हुई है ना, तो अंडरस्टूड समझा जाएगा कि मैंने आपको कम्युनिकेट कर दी और आपने वो करनी है। फिर कंसेप्ट डिस्कस करूंगा मैं, जैसे अभी सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। इसमें ओवरव्यू दूंगा कि स्टार्ट में आज क्या सीखने जा रहे हैं, फिर कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस होगा, कोई रियल वर्ल्ड केसेस होंगे, एग्जांपल्स होंगी, वो डिस्कस करेंगे, और फिर एंड पे आपसे पूछूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। याद रखें, आपने मेरी डिस्कशन के दौरान में क्वेश्चन नहीं पूछना, डिस्कशन एंड करके मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो पूछ, उस वक्त आपने पूछना है। क्वेश्चन पूछने को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पे क्वेश्चन पूछना, जब मैं आपको दरमियान में कहूंगा, और इंशाल्लाह जितने क्वेश्चन आपके होंगे आपको। फिर एंड पे, लेक्चर एंड पे मेरी कोशिश होगी, जो मैं अक्सर भूल जाता हूं और आपने याद करवाना है, कि उस लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया ना, एंड पे 2 मिनट की क्विक रिवीजन करवा दें। 2 मिनट की क्विक रिवीजन का आपको भी फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है काम की चीजें कौन सी थी, और खासतौर पर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को फायदा होता है। वो नोट कर ले कि इस लेक्चर में इस मिनट, इस पॉइंट टाइम से लेके इस टाइम तक सर ने क्विक रिवीजन करवाई है। जब कभी रिवीजन करनी होगी लेक्चर की, तो बजाय ये कि पूरा लेक्चर डबल स्पीड में सुने, वही 2-3 मिनट सिंगल रेगुलर स्पीड में सुन लिए, तो सारी रिवीजन हो जाएगी लेक्चर की इंशाल्लाह। फिर हमारी कोशिश होगी कि हर लेक्चर के एंड पे आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए ऑनलाइन,
जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो की कंसेप्ट होंगे वो मैं आपसे पूछूंगा और मुझे पता चल जाए आपने सारा आज लेक्चर में जो कुछ भी सुना है उसमें से कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। अब ये कैसे होगा ये मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। पास्ट पेपर की डिस्कशन भी होगी और वीएन भी हम करेंगे। ये जो चीजें ना यहाँ से यहाँ, बल्कि ये सारी चीजें ये जब हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे ना हर लेक्चर में, फिर आपको समझ आएगी कि इसका क्या मतलब था। अभी शायद एक दो पॉइंट आपको समझ आ गए हो, बाकी समझ में नहीं आए, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि आपका पूरा सेशन प्लान किया हुआ है हमने, और सेशन छोड़े लेक्चर प्लान किया हुआ है कि लेक्चर की ड्यूरेशन कितनी है, 5 मिनट में क्या करना है, 15 मिनट में क्या करना है, एंड के 4 मिनट में क्या करना है। ये सारे आपने सिर्फ एक काम करना है, जो कुछ कहा जाए उसके ऊपर अमल करना, और ये बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन बहरहाल कहना मेरा फर्ज था, करना ना करना आपकी मर्जी है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। बुक कहां से, सुन लें, बुक जो है वो आपको जब तक बुक पब्लिश हो रही है, जब तक बुक पब्लिश नहीं होती, जो कुछ मटेरियल है क्लास में मैं प्रोवाइड करूंगा। आपने कहीं इधर उधर देखने की, जाने की, फोटोकॉपी वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने आना, चुप करके अपनी सीट पे बैठ जाना है। आपको जो चीज भी चाहिए ना, हर चीज एक एक चीज प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब बुक पब्लिश होगी आपने खरीदनी अपने पैसों से। बुक के अलावा हर चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और जब तक बुक नहीं आती तब तक बुक की सारी चीजें भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर हो गए? बुक आ गई? हाँ बिल्कुल बुक आ गई, बिल्कुल बुक आ गई। तो बुक ले लीजिए, कल लेके आइएगा। बुक के अलावा जितनी माइंड मैप है, रिसोर्सेज है, हर रिसोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।